हेलो दोस्तों, मैं सुरभि आप सभी का अपने चैनल दुनिया अब तक में स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होटलों में सफ़ेद चादर ही क्यों बिछी होती है, सिक्के हमेशा गोल ही क्यों होते हैं, ट्रेन के इंजन बंद क्यों नहीं करते हैं, क्या प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है या नहीं, हिमालय में साधु इतनी बर्फ़ में बिना कपड़ों के कैसे रह लेते हैं, और अगर हम पेट्रोल से भरी हुई बोतल फ्रीजर में रख दें तो क्या रात भर में उसमें बर्फ़ जमेगी या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, होटल में सिर्फ सफ़ेद चादर का ही इस्तेमाल क्यों होता है। हम जब भी किसी होटल में जाते हैं तो एक चीज नोटिस करते हैं कि हर होटल में बेडशीट व्हाइट होती है। होटल में कोई भी ऐसा रूम नहीं होता जहां रंगीन चादर मिले, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि सफ़ेद चादर तुरंत गंदी हो जाती है, फिर भी होटल में सिर्फ सफ़ेद चादर का ही उपयोग क्यों किया जाता है। 1990 के दशक से पहले होटल में रंगीन चादरों का ही इस्तेमाल किया जाता था। रंगीन चादरों का रखरखाव करना काफी सरल होता है क्योंकि उसमें लगे दाग धब्बे छुप जाते थे और उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन 1990 के दशक में एक वेस्टिन के होटल डिजाइनरों ने एक रिसर्च किया जिसमें बताया गया कि मेहमान के लिए एक लग्जरी बेड का अर्थ क्या होता है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए और अतिथि की हाइजीन को ध्यान में रखते हुए सफेद बेडशीट का ट्रेंड चल पड़ा। सफेद चादर सफेद होने की वजह से गंदी दिख जाती है, जिसकी वजह से गंदे चादर को बिना धोए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि अक्सर लोग छुट्टियों में अपने तनाव को दूर करने के लिए घूमने जाते हैं। होटल के कमरे में बिछी सफेद बेडशीट उन्हें अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है, जिस पर हम कुछ पल व्यतीत कर अपनी यात्रा की थकान को कम कर सकते हैं और अपना माइंड फिर से फ्रेश अप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि सफेद कलर आंखों को सुकून देता है, यही कारण है इसे पवित्र भी माना जाता है। बेडशीट का रंग सफेद होने की वजह से इसके गंदे होते ही होटल वर्कर्स को इसका पता जल्द ही चल जाता है, जिससे उन्हें उसे चेंज करने में बहुत ही सरलता होती है और गेस्ट को भी गंदगी में रहना नहीं पड़ता है। व्हाइट बेडशीट पर गलती से अगर कोई दाग भी लग जाता है तो उसे ब्लीच करना काफी सरल होता है। अगर वहीं रंगीन चादर होती तो उसे ब्लीच करने पर चादर का रंग खराब हो जाता। इस तरह होटल में सफेद बेडशीट को क्लीन करने के लिए अक्सर ब्लीच का यूज किया जाता है। ऐसा करने से कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं और अतिथि के हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए होटल में सफेद चादर का इस्तेमाल होता है। नंबर 5, आप जानते हैं कि सिक्के गोल ही क्यों होते हैं। पहले के जमाने में सिक्के चौकोर और बीच में से छेद वाले भी हुआ करते थे, लेकिन अब सारे सिक्कों का आकार गोल हो गया है। अब तो चौकोर सिक्के गलती से भी देखने को नहीं मिलते, पर क्या कभी आपने सोचा है कि हर सिक्के का आकार गोल ही क्यों होता है। ये सिक्के किसी और आकार के क्यों नहीं होते। प्राचीन समय में भारतीय सिक्कों को कृष्णपना, पना या पुराण कहा जाता था, तो वहीं 6वीं शताब्दी में इन सिक्कों को भारत के महाजनपद में बनाया जाता था। इसमें गांधार, कुटाला, कुरु, पांचाल, शाक्या, सुरसेना और सुराष्ट्र शामिल है। इन सिक्कों पर अलग अलग चिन्ह बने होते थे और इनका आकार भी अलग अलग होता था। सौराष्ट्र में बने सिक्कों पर बैल का चिन्ह, दक्षिण पांचाल में बने सिक्कों पर स्वास्तिक और वहीं मगध के सिक्कों पर कई चिन्ह बने होते थे। भारत में साल 1950 में 1 रुपए का पहला गोल सिक्का जारी किया गया था। इसके बाद साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 2 और 5 रुपए के सिक्के जारी हुए थे। इन सिक्कों में एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बना था। इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है कि सिक्कों का आकार गोल ही क्यों होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गोल सिक्कों को इकट्ठा करना और उसकी गिनती करना आसान होता था, इसलिए सिक्कों के सभी आकारों को रिजेक्ट करके उन्हें गोल आकार का ही बनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा पहले के जमाने में सिक्कों को उनके वजन के हिसाब से वैल्यू दी जाती थी। गोल के अलावा दूसरे आकार के सिक्कों को तोड़ना या उनके कॉर्नर को काट देना आसान होता था, लेकिन गोल आकार के सिक्कों के साथ ऐसा कर पाना नामुमकिन था, इसलिए उनकी वैल्यू को घटाया नहीं जा सकता था। यह भी एक कारण था जिस वजह से सिक्कों को गोल आकार दिया गया। सिक्कों को गोल आकार में बनाने के पीछे और भी कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। एयरपोर्ट, ऑफिस, सामान खरीदने से लेकर रेलवे स्टेशन पर वजन चेक करने तक के लिए वेंडिंग मशीन में सिक्के डाले जाते हैं। उन मशीनों में गोल सिक्के डालना आसान होता है। शायद इस वजह से भी सिक्कों को गोल आकार में बनाया जाता है ताकि वेंडिंग मशीन में कोई दिक्कत ना आ सके। नंबर 4, आप जानते हैं कि ट्रेन के इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता। इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है। इस रेल नेटवर्क में हर दिन लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए यात्रा करते हैं और हम जानते हैं कि आज भी ज्यादातर ट्रेन में इंजन डीजल से चलते हैं, पर आने वाले समय में हमें भारतीय रेल में अधिकतर बिजली से चलने वाले इंजन देखने को मिल जाएंगे।
अक्सर जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेशन से सफर के लिए जाने वाले ट्रेन इंजन लगातार चालू रहता है, इंजन को बंद नहीं किया जाता। पर इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल अगर डीजल इंजन को बंद कर दें तो इससे कंप्रेसर पर गलत असर पड़ता है, इससे इसका ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है। डीजल इंजन में एक बैटरी भी होती है और ये तभी चार्ज होती है जब इंजन लगातार चालू रहता है। इंजन को बंद करने पर लोकोमोटिव सिस्टम भी फेल हो सकता है। रास्ते में लाल बत्ती आ जाने पर या किसी कारणवश ट्रेन के डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इंजन को फिर से चालू करने के लिए लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। इन सबके लिए इंजन को चालू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इसे चालू रखने पर इतना डीजल नहीं लगता जितना इसे बंद करके फिर से चालू करने पर लग जाता है। इसलिए अधिकतर ट्रेन के इंजन को बंद नहीं किया जाता है। नंबर 3, अब जानते हैं कि क्या प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। सर्जरी के पहले जुड़ा प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिको से आया है। ग्रीक में प्लास्टिको का मतलब होता है बनाना या तैयार करना, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है कि शरीर में किसी हिस्से को ठीक करना। प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन शरीर के किसी हिस्से के ऊतकों को लेकर दूसरे हिस्से में जोड़ता है, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, अब जानते हैं कि हिमालय में साधु बिना कपड़ों के कैसे रहते हैं, क्या उन्हें सर्दी नहीं लगती है। अक्सर हम फिल्मों में और अपनी रियल लाइफ में भी देखते और सुनते हैं कि हिमालय पर बहुत से साधु बिना कपड़ों के ही संन्यास करते हैं, जबकि वहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति 1 सेकंड भी नहीं रह सकता है। तो आखिर ऐसे वातावरण में ये साधु कैसे रहते हैं, क्या इन्हें ठंड नहीं लगती है? आखिर ये ऐसा क्या करते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिमालय में आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना जाता है। हिमालय में जैन, बुद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। जब भी कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आते हैं तो लाखों की संख्या में हमें नागा बाबा डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये नागा बाबा कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं? तो आपको बताते हैं कि इन साधुओं को वनवासी सन्यासी कहा जाता है। यह कुंभ के अलावा कभी भी सार्वजनिक जीव में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये या तो अपने आश्रम के भीतर ही रहते हैं या हिमालय की गुफा में या फिर अकेले ही देश भर में पैदल घूमते रहते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं। वहाँ ही अपने गुरु स्थान पर अगले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। इस तप के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। हिंदू संत और हिमालय के साधु अपने शरीर को गर्म रखने के लिए योग के रहस्य को जानते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वे अक्सर अपने शरीर को अपनी धुनी या पवित्र अग्नि से विभूति के साथ धब्बा करते हैं। ये इसका इंसुलेट पेस्ट बनाते हैं जो ठंड और अत्यधिक गर्मी दोनों को दूर करने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी होता है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए इस तरह के ध्यान अभ्यास की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा की गई है। सालों तक कठोर तप करते वक्त उनके बाल कई मीटर तक लंबे हो जाते हैं और ये तब तभी पूरा होता है जब ये कुंभ के मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद ही एक नागा साधु का तप खत्म होता है। त्रिशूल, शंख, तलवार और चिलम धारण किए नागा साधु धूनी रमाते हैं। यह शैव पंथ के कट्टर अनुयायी और अपने नियम के पक्के होते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं कि पेट्रोल को रात भर फ्रिज में छोड़ देने से उसकी क्या बर्फ जमेगी या नहीं। गर्मियों के दिनों में कोल्ड ड्रिंक से लेकर आइसक्रीम तक की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ों के लिए बर्फ़ भी खूब जमाई जाती है। कई बार फ्रिज में ज़्यादा देर तक कोल्ड ड्रिंक छोड़ देने से जम जाती है। दूध वाले आइसक्रीम भी फ्रीजर में जमाई जाती है। सामान्य दूध को लंबे समय तक फ्रीजर में अगर छोड़ दे तो वह भी बर्फ की तरह जम जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि पानी और दूध की तरह अगर पेट्रोल को भी फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या वह भी बर्फ में बदल जाएगा? पेट्रोल तो सामान्य अवस्था में भी ठंडा होता है, तो क्या उसकी बर्फ जमने में पानी से भी कम समय लगेगा? किसी भी तरह के पदार्थ को यदि उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक न्यूनतम तापमान की अवस्था में ले जाएं, तो वह जमने लगता है। बिहार के भागलपुर निवासी फिजिक्स के प्रोफेसर सरयू गुप्ता का कहना है कि सभी तरह के तरल पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट एक नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। जैसे कि हर द्रव्य का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब कोई भी तरल पदार्थ उसकी अधिकतम तापमान पर जाकर उबलना शुरू करता है तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस न्यूनतम तापमान पर जाकर वह जमना शुरू करता है उसे उस द्रव का
फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जब तक किसी तरल पदार्थ को उसके अधिकतम या न्यूनतम पॉइंट तक नहीं ले जाया जाएगा वह सामान्य अवस्था में ही रहेगा। प्रोफेसर गुप्ता ने यह भी बताया कि किसी भी तरल पदार्थ का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट उसमें मौजूद तत्वों पर आधारित होता है। हर चीज जैसे पानी, दूध, खाद, तेल, क्रूड ऑयल, इन सब का फॉर्मूला अलग अलग होता है। इसी तरह इनका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। पानी का फॉर्मूला होता है जिसमें एक अणु में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। यह मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी की अपेक्षा काफी नीचे होता है। पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम पेट्रोल को -60 डिग्री तक ले जाएं तो ही उसका बर्फ जमना शुरू होगा, लेकिन किसी कंपनी ने ऐसा कोई फ्रीजर बनाया ही नहीं है जिसमें यह जम सके। हमारे घर में जो फ्रिज मौजूद होते हैं उसमें फ्रीजर का न्यूनतम तापमान 0 से -4 तक ही होता है। आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक की दुकानों में जो डीप फ्रीज होते हैं उसमें -9 से -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की सुविधा रहती है। यही कारण है जिससे हम पेट्रोल को पूरे दिन, पूरी रात या फिर 2 से 3 दिन तक भी फ्रीजर में छोड़ देंगे तो भी उसकी बर्फ नहीं जमेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।